गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि गुट निरपेक्ष, गुटों से निरपेक्ष। शीत युद्ध काल में 1945 से लेकर 1991 तक पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्वकर्ता अमेरिका था, जो पूंजीवादी विचारधारा का बढ़ावा दे रहा था। दूसरे गुट का नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। उसी समय लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में नवोदित देश जो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, उनका उदय हो रहा था। वो लंबे समय से उपनिवेश शासन से मुक्त हो रहे थे। वे देश पूंजीवादी और साम्यवादी किसी भी गुट में नहीं रहना चाहते थे। यही देश गुट निरपेक्ष कहलाए। ये देश बहुत गरीब थे, इसीलिए इनको तृतीय दुनिया या तृतीय विश्व के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में तीसरी दुनिया के देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश हैं वो स्थित हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वो स्थित हैं। इसीलिए गुट निरपेक्ष देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्थित सारे देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी आधारशिला 1955 में बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग ये इंडोनेशिया का स्थान है, वहाँ पर सम्मेलन हुआ, जहाँ पर एशिया और अफ्रीकी देश शामिल हुए। गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूर नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, घाना प्रधानमंत्री क्वामे एनक्रुमा, ये 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका योगदान गुट निरपेक्ष आंदोलन में था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया की राजधानी है, वहाँ पे हुआ। उस समय 25 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत, पहला है गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति व सुरक्षा का समर्थक है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गठित बहुपक्षीय संस्थाओं में भी विश्वास करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में विश्वास करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है तथा पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो सदस्य देश थे, वो लंबे समय तक उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद का दंश झेल चुके थे, जिसके कारण ये इन सब का विरोध कर रहे थे। और उस समय तक जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन समर्थन दे रहा था। यह रंग भेद की नीति का विरोधी तथा जाति समानता का समर्थक था। यह वैश्विक निशस्त्रीकरण का समर्थक है। गुट निरपेक्ष जो देश थे, ये बहुत गरीब थे, अल्प विकसित थे, विकासशील थे, जिसके कारण ये अपना पैसा विश्व में, ये अपना पैसा जो अपने देश के विकास में लगाना चाहते थे, जिसके कारण ये विश्व के निशस्त्रीकरण के समर्थक थे। ये विकासशील तथा गरीब देशों के मध्य सहयोग के पक्षधर थे। ये जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, इनके मध्य सहयोग के पक्षधर थे। इसीलिए इनको दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने समानता, न्याय तथा बहुपक्षीय सिद्धांत पर आधारित एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का योगदान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने क्या योगदान दिया पूरे विश्व में? पहला, शीत युद्ध कालीन गुटबंदी को सीमित करना। जो शीत युद्ध में दो गुट बने थे, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, जिसका नेतृत्वकर्ता पूंजीवादी का अमेरिका था, साम्यवादी गुट का नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ था। दोनों गुट शीघ्र सैनिक गठबंधन कर रहे थे, जिसके कारण पूरे विश्व में एक सैनिक होड़ लगी हुई थी। इस सैनिक होड़ के कारण पूरा विश्व एक दूसरे में बट रहा था। इसी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया, जिसने इस गुटबंदी को सीमित किया, क्योंकि नवोदित देश थे, जो नए देश थे, ये किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। विश्व की शांति स्थापना का प्रयास। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया था। उसी में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया तो इसने विश्व शांति स्थापना में प्रयास किया। स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थक। गुटनिरपेक्ष के सदस्य देश ये उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नवोपनिवेशवाद के दंश से झेल चुके थे। इसीलिए ये सभी देश स्वतंत्र विदेश नीति के समर्थक थे। विशिष्ट तथ्य। आइजनहावर सिद्धांत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा इस सिद्धांत की घोषणा की 1957 में की गई। आइजनहावर सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अमेरिका साम्राज्यवादी गुलामी से घिरी मध्य पूर्व जनता को आज़ाद कराने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इस सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य सोवियत संघ के साम्यवाद के प्रसार को रोकना था, जिसके तहत अमेरिका ने कहा कि अमेरिका साम्राज्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए मध्य पूर्व के किसी भी देश में सेना भेज सकता है। ये शीत युद्ध का चरम था, जहाँ पर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों एक दूसरे की विचारधारा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा है डोमिनो प्रभाव। डोमिनो का प्रभाव का अर्थ ये है कि यदि एक क्षेत्र के किसी देश में कोई प्रवृत्ति आ जाती है तो वह उस क्षेत्र के अन्य देश को प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य शीत युद्ध में साम्यवाद के प्रसार से था। इसका अर्थ ये था कि अगर किसी क्षेत्र में साम्यवाद की स्थापना होती है तो जो आसपास के देश होंगे वो भी साम्यवाद से प्रभावित हो जाएंगे, और इसी को डोमिनो प्रभाव कहा गया है। पिंग पोंग की नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत बार आ चुका है। यह अमेरिका और चीन के मध्य गुप्त कूटनीति थी, जिसको पिंग पोंग नीति का नाम दिया गया। चीन तथा अमेरिका के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए पिंग पोंग कूटनीति अपनाई गई, जिसके तहत अमेरिका की टेबल टेनिस टीम ने 1971 में चीन की यात्रा की और वहां पर टेबल टेनिस का मैच खेला। चूँकि टेबल टेनिस खेल में पिंग पोंग की आवाज़ आती है, अतः इस गुप्त नीति को पिंग पोंग कूटनीति का नाम दिया गया। और इसी पिंग पोंग कूटनीति के तहत अमेरिका और चीन ने अपने संबंधों में सुधार किया। यह 1971 में लागू की गई। इसी पिंग पोंग नीति के माध्यम से दोनों देशों के संबंध सुधरे। दक्षिण सहयोग। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश है और दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील और अल्पविकसित देश है। तो जो विकासशील और अल्पविकसित देश हैं, इनके बीच संबंध को दक्षिण सहयोग का नाम दिया गया है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण विकसित देशों को उत्तर के नाम से जाना जाता है तथा दक्षिण गोलार्ध में स्थित होने का विकासशील देशों को दक्षिण के नाम से जाना जाता है। अतः विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग को दक्षिण के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य सहयोग को उत्तर दक्षिण नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आ चुका है। शीत युद्ध एवं भारत की विदेश नीति। शीत युद्ध के समय भारत की विदेश नीति क्या थी, ये हम देखेंगे। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभक्त था।
जिसका नेतृत्वकर्ता अमेरिका और सोवियत संघ थे। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। भारत न साम्यवादी गुट में शामिल होना चाहता था न पूंजीवादी गुट में। वो अभी नया उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसको अपने विकास के लिए दोनों गुटों का समर्थन की आवश्यकता थी, इसीलिए ये गुटनिरपेक्ष रहना पसंद करता था। भारत के नीति निर्माताओं को विश्वास था कि शीत युद्ध विश्व शांति के लिए खतरा है। शांति व सुरक्षा के बिना भारत तथा अन्य विकासशील देशों का विकास नहीं हो सकता है। शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति के 3 बिंदु उल्लेखनीय हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, शीत युद्ध में तनाव जो है चरम पर पहुंच गया था। जैसे लगता था कि अब तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी विनाश होगी। तो भारत को लगता था कि जो शीत युद्ध है ये विश्व शांति के लिए खतरा है और इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही तनाव को कम किया जा सकता है। और जब तक विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित नहीं होगी, विकासशील देश जो हैं उनका विकास नहीं हो सकता है। तो शीत युद्ध के प्रति भारत के नीति के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है महाशक्तियों तथा उनके सैनिक गठबंधन से स्वयं को दूर रखना। भारत न अमेरिका न ही साम्यवादी सोवियत संघ किसी के सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, न ही इस गुटनिरपेक्ष के देश किसी महाशक्ति के सैनिक गठबंधन में शामिल हुए। ये दोनों महाशक्तियों के सैनिक गठबंधन से दूरी बनाए रखे। महाशक्तियों द्वारा अपने गठबंधन में नए राष्ट्रों को शामिल करने का विरोध करना। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ में अपने पक्ष में नए राष्ट्रों को शामिल करने की होड़ लगी हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत दोनों ही इस नीति का विरोध कर रहे थे। विकासशील देशों में एकता व पारस्परिक सहयोग विकसित करना। जो विकासशील देश थे उनके अंदर एकता, आपसी एकता और सहयोग की भावना विकसित करना, जिससे ये अपना विकास कर सकें। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई ताकि शीत युद्ध एक पूर्ण युद्ध का रूप न ले सके। अब प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर शीतकाल में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। जैसा कि हम जान रहे हैं, शीत युद्ध काल जो है 1945 से 1991 बीच का काल शीत युद्ध काल कहलाता है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो क्या प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति का प्रतिपादन शीत युद्ध काल की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति पर इसके प्रतिक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। वास्तव में गुटनिरपेक्षता की धारणा में कुछ अस्थायी महत्व के सिद्धांत निहित हैं, जिनके कारण शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी गुटनिरपेक्षता का महत्व बना हुआ है। पहला है, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का पक्षधर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गुटनिरपेक्ष सदस्य के देश हैं ये नवोपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से पीड़ित थे, इसीलिए इसके सभी सदस्य देश स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर थे। दूसरा है, विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नए परिप्रेक्ष्य में ये समझिए कि जो नवोपनिवेशवाद है इनसे विकासशील आर्थिक उपनिवेशवाद है, इनसे विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की संप्रभुता व अखंडता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। वैश्विक समस्याओं पर विकासशील देशों का पक्ष रखने के लिए गुटनिरपेक्ष एक साधन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि अभी हमने देखा, विश्व व्यापार संगठन में जो धनी देश हैं, जो विकसित देश हैं, ये अपनी मनमर्जी करते हैं। विभिन्न संस्थाओं में, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में किसी भी समस्या पर जो विकसित देश है अपनी मनमर्जी करते हैं तथा विकासशील देशों पर अपनी नीतियों को थोपते हैं। ऐसे में वैश्विक समस्याओं में विकासशील देशों का पक्ष रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण
संगठन के रूप में उभरा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन दक्षिण दक्षिण के सहयोग के रूप में आवश्यक है। दक्षिण, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो विकासशील या अल्पविकसित देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इनमें आपस में सहयोग के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण तथा वैकल्पिक व बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें लोकतंत्र की स्थापना हुई है, जिससे इनका ये प्रयास है कि विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए तथा एक ध्रुवी या दो ध्रुवी व्यवस्था के स्थान पर बहुपक्षीय व्यवस्था विश्व में स्थापित हो, जिससे विश्व में शांति सुरक्षा की स्थापना हो सके। अतः उक्त स्थायी तत्वों के कारण शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी गुटनिरपेक्षता का महत्व बना हुआ है।